क्लास 11 विषय 3 विश्व इतिहास के कुछ विषय। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यूनिट 2 है, साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। दरअसल इस साम्राज्य के तहत हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये 3 महाद्वीप हुए। और इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में जानेंगे। लगभग 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में इस्लाम का उदय और विस्तार होता है। अगले पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, वो है आर्यावर्त साम्राज्य। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको साम्राज्य समझना है कि ये साम्राज्य क्या है। ठीक है, तो एक छोटी सी शुरुआत हम करते हैं कि साम्राज्य को जानने का तरीका कैसे आप अपना सकते हो। हम सभी एक होमो सैपियंस प्राणी हैं। इसका मतलब है कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि होमो सैपियंस का उद्भव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब है कि आप एक आधुनिक मानव हो, एक चिंतनशील मानव हो, एक ज्ञानी मानव हो, एक बुद्धिमान मानव हो। कहानी आपकी यहीं से शुरू मैं करता हूँ। और आपके बुद्धिमान मानव होने के कारण आपका विकास क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए संस्कृति और सभ्यता के करीब पहुँच गए। यह संस्कृति और सभ्यता एक अकेला आदमी ने नहीं बनाया, एक अकेले व्यक्ति ने इसका निर्माण नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक मेल का शादी जब फीमेल से होता है, ठीक है, तो मेल और फीमेल के मिलने से बच्चे जन्म लेते हैं। फिर परिवारों की संख्या हमारी बढ़ गई। इसी तरह से परिवारों की संख्या अगर 10 से अधिक हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है, तो 50 की संख्या में अगर परिवार हो गए तो एक छोटी सी टोला कहलाने लगता है। आप समझिए, जब इनकी आबादी बढ़ती चली जाए तो क्या होगा, एक गांव कहलाएगा। अब सवाल है कि एक गांव कहलाएगा तो इस गांव में आप उस समय की कल्पना कीजिए, आप इस दौर की कल्पना को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सारे लोगों को ये पता है कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, या इन लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम स्थापित किया जो इस पूरे गांव में सबसे सीनियर बुजुर्ग होते होंगे या उनके समकालीन जो भी रहे होंगे, उनको बतौर मुखिया घोषित कर दिया गया, सारी समस्याओं से निपटने के लिए और समाज की देखभाल करने के लिए। पता चला कि उनके दिमाग में ये भी आता है कि बाहरी कबीले का भी आक्रमण होता है, तो इन्होंने अपने समाज से खड़ा कर लिया सेना को भी। अब सेना भी ये खड़ा कर लिए। अब धीरे धीरे इनको एक राजा की तरह पदवी मिलते चलने लगा। अब नतीजा क्या हो गया, ये आगे बढ़ करके एक राजा का रूप बन लिए। और एक राजा का रूप दैट मीन्स एक समाज नहीं बल्कि कई समाजों का, कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी तरह से जब आप एक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अधिकार करेंगे, ठीक है, तो आपका किंगशिप बना रहेगा। तो एक छोटा सा क्षेत्र जो आपका कभी कस्बा कहलाता है, टोला, कस्बा, गांव, और गांव से पंचायत कहलाता है आज के संदर्भ में, ठीक है। गांव से बड़ी इकाई कस्बा है और कस्बा से फिर बड़ी इकाई आपका शहर की तरफ हो गया, ठीक है। और मान लिया जाए कई सारे शहर को या कई बड़े बड़े क्षेत्रों को अगर आपने जीत लिया तो वह राज्य में परिणत हो गया। अब जब आप एक राज्य की इकाई का मुखिया बन जाएंगे, ठीक है, तो आपके मन में लालच तब भी बनी रहती है क्योंकि आप समृद्ध हैं, आपके पास धन दौलत अपार है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना सेना की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना आपको लड़ने की रणनीति का कमी है। तो आप दूसरे राज्यों को हड़प करके भी जीतना चाहते हैं। इसी क्रम में आपने लड़ाई करके दूसरे राज्यों को हड़प लिया। तो ये प्रक्रियाएं जब एक से अधिक राज्यों के साथ आप हड़प करके उसको जीतेंगे और अपना अधीनता में ले आएंगे, तो यही प्रक्रिया साम्राज्य कहलाता है। साम्राज्य एक राज्य का विस्तृत रूप है, ठीक है। अब साम्राज्य की परिभाषा हर समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है
और बदल दी है। तो ये हो गया साम्राज्य की कहानी। अब इसमें देखिए होता यूं है कि मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र और उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य नियंत्रण के अनेक प्रयास होते रहे। तो छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो भी शासक रहे होंगे, जो बलशाली होंगे, वे एक दूसरे को ले जाएंगे, जीत लेंगे। 6ठी शती ईस्वी तक ईरानियों ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? ईरानियों ने कब्जा किया। और स्थल मार्ग के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में अपने व्यापारिक संबंधों का विकास किया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ, ठीक है, और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ और उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। तो यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। स्पार्टा के नगर राज्य 4ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मैसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान क्षेत्र को जीतने के लिए, और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। सिकंदर की सेना यहाँ से आगे पूर्व की ओर बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया। यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए, यानी सिकंदर जहाँ जहाँ भी जाता था हमला करने के लिए एक दल के साथ चलता था। सैनिकों का तो दल रहता ही था, उसके साथ और भी दल रहते थे। कुछ लोग ब्यास नदी के किनारे ही रच बस गए, यानी ये विदेशी जो रोम साइड के थे, जो आपका समझिए स्पार्टा का था, ठीक है, इन्होंने मैसिडोनिया जाना उचित नहीं समझा, रह गए और यहाँ घुल मिल कर रह गए। तो कला का भी समन्वय हो गया और वैवाहिक रिश्ता यहाँ के स्त्रियों से बना लिया। सिकंदर के नियंत्रण से इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। तो पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हम हेलेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते थे। यूनानियों को हेलेनीज कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की तरह यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। इसका मतलब है कि हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही और इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही एक अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, ये मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को भी अस्वीकार कर देता है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम अगले यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य एक इटालवी नगर राज्य के छोटे किंतु बहुत ही सुसंगठित और मजबूत सैन्य बल ने 2री शताब्दी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर अपना कंट्रोल कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था। रोम क्या था? गणतंत्र था, मतलब जनता का शासन था, प्रजा का शासन था, और यहाँ की सरकार एक निर्वाचन की जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। इसका मतलब है निर्वाचन प्रणाली कायम थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ ज़्यादा ही महत्व देती थी। तो यहाँ का समाज दास्ता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य के भाग रहे राज्यों के बीच एक व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया और प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लाटिनी जो रोम में बोली जाती थी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में
साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए और चौथी शताब्दी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और इसके बाद इसका साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। दैट मीन्स जब सम्राट ही ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो लाजमी है कि प्रजा भी ईसाई धर्म को ग्रहण कर ही लेगा। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विंसगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों और रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दिया। तो मैंने बतलाया था कि किस प्रकार जनजातीय लोग रोम साम्राज्य के अंदर में रहते थे और कैसे वे अपने जानवरों को चराने के लिए उनके खेतों से होकर पास करते थे, पानी पिलाते थे। इसी क्रम में उनके जानवर इनके फसल को खा जाते थे तो लड़ाई हो जाती थी और ये मतभेद वो कबीले के रूप में रहता था जिनसे संघर्ष होना शुरू हुआ और ये मतभेद, ये आपसी संघर्ष बढ़ता चला गया। इतना ही नहीं, साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में भी ये जुड़ गए और परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य विनष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए जो कबीले में था। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो रोमन साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 9वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। तो पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ एक कंटिन्यूटी का दावा किया, निरंतरता का दावा किया। तो पहले भी मैंने आपको बतलाया था और पढ़ाया था कि किसी भी संस्कृति और संस्कृति का पूर्णतः विनाश नहीं होता है, सभ्यता का पूर्ण तौर पर विनाश हो जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है। पुराने रोमन साम्राज्य में जो कुछ भी एक कल्चरल वैल्यू था, जो कुछ भी कल रीति रिवाज था, वह सब एक बिखरे हुए रूप में ही सही वो बरकरार रहा। 7वीं शताब्दी ईस्वी और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको कुस्तुनतुनिया केंद्रित कहते हैं, यानी कुस्तुनतुनिया कहलाता था, कि अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य में था। किसने अधिकार किया? तो अरब साम्राज्य ने। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मुहम्मद, जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है, के अनुयायियों और इनके उत्तराधिकारियों, ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है, 9वीं शताब्दी नहीं होगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ 9वीं शताब्दी नहीं होगा। जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया और फिर अपना शासन स्थापित किया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान हुआ। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, ये विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया और इन्होंने प्रायः इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया और यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। यहीं से कहानी शुरू होती है मंगोलों का भारत पर आक्रमण करने का भी। अभी आपने देखा कि किस तरह से यूनानी राजा यानी मैसिडोन राज्य के सिकंदर, ठीक है, ब्यास नदी तक पहुंचे थे, यानी यूनानी कला का समन्वय हमारे साथ हो चुका था। और अब आप देखेंगे कि मंगोलों का भी आक्रमण होगा। साम्राज्य बनाए और बनाने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए एक व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित था। इसका मतलब है कि व्यापार ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर लोग
आसानी से एक बड़े साम्राज्य को फैला डालते हैं। और इस लिहाज से आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है और जो सारे सिस्टम में एक केंद्रीकृत व्यवस्था ला रही है और व्यापारियों के हाथे या निजी कंपनियों के हाथों में जो हमारी सरकारी कंपनियों को बेची जा रही है, दरअसल यह एक गुलामी, यह एक औपनिवेशिक दास्ता को बतलाती है। यह ठीक इसी तरह से बतलाता है कि यहाँ पर एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित हो गया है, तो जो कि सरासर गलत है। सिस्टम को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथों का खेल है, लेकिन जनता को इस बात को समझना होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी व्यापारिक तंत्र के माध्यम से इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों का फायदा मिले। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया और उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। तो किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की इम्पोर्टेंस प्रायः उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी और कुछ समय बाद उस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लाटिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंधों में आ गए संकट के कारण थी। तो इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिल जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है। वो नगर केंद्रित नहीं था कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। इस पॉइंट को आपने शायद नहीं समझा। यूं समझिए कि अभी तक जितने साम्राज्य स्थापित हुए हैं वह एक व्यापारिक तंत्र के माध्यम से हुए हैं, यानी हाट और बाजार के माध्यम से विकसित हुआ है, विनिमय के साधन के माध्यम से हुआ है। लेकिन जहां आप विनिमय के साधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं या इस तरह की व्यवस्था को आप अपनाते हैं, तो वहां पर एक शहर बसा लेते हैं। समझ रहे हैं कि शहर बसा लेते हैं और शहर बसाने के बाद वहां पर आपने मंदिर बसा लिया पूजा पाठ करने के लिए। आपका व्यापार भी चलता रहा, आप पूजा पाठ भी करते रहे, आपके लेन देन भी चलते रहे, आप शहर में भी रहने लगे, आप अन्य लोगों की तुलना में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका रहन सहन गांव की तुलना में अच्छा हो गया है। तो ये सब एक शहरीकरण की पहचान विशेषता है, ठीक है, ये मुख्य विशेषता है। आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, वहाँ नहीं हो पा रहा है गांव में। लेकिन ये जो व्यापार के मार्फत साम्राज्य स्थापित करने की परंपरा है, ठीक है, इनका शहरों तक ही सीमित नहीं रहा है। इतिहास में इस बात का पुख्ता प्रूफ है कि अगर शहर न बसे तब भी एक व्यापारिक साम्राज्य कायम कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को बिल्कुल ही प्रूफ किया है मंगोलों ने, जो कि उसका चंगेज खान महत्वपूर्ण नेता था। चंगेज खान के समय हम कोई भी महत्वपूर्ण नगर केंद्रित नगर के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यापार पर कंट्रोल किया था और एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया था। भारत और चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न निर्जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, तो विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और यह ईसाई धर्म जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ, ध्यान रखेंगे कि ईसाई धर्म का उद्भव कहाँ हुआ, तो फिलिस्तीन में, आज का फिलिस्तीन में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में।
और इस्लाम धर्म का उदय हुआ 7वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके विषय में भी सत्य था। कालक्रम 2, लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक इस कालक्रम के केंद्र बिंदु और राज्य और साम्राज्य हैं। कुछ रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और तीनों महाद्वीप में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी उदित हुई। साथ ही साथ बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। तो कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, ठीक है, इस काल में पहली बार आई। देखिए, इसको अगर आप देख सकें तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद भी रखने हैं, नोट डाउन भी करने हैं। इसलिए आप सभी किताब की व्यवस्था भी कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरी इस YouTube चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके लगातार पढ़ते रहें और सुनते रहें, आगे फॉरवर्ड भी करते रहें, ताकि और भी आपके साथी लोग इससे लाभान्वित हो सकें और पढ़ सकें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।